बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ब्रॉडकास्ट के साथ मैं मुश्तबा साकिब, और हमेशा से कुछ ऐसे मौज़ूआत, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो अक्सर कम डिस्कस होते हैं, लेकिन उनकी माशरे में, सोसाइटी में अहमियत बहुत होती है। आज की हमारी डिस्कशन पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर है। पुलिस जो इदारा पूरे मुल्क के सिक्योरिटी में, ऑपरेशंस में इतना अहम किरदार अदा करता है, ये इदारा किस तरह से सरवाइव कर रहा है, इसको क्या मुश्किलात है और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, इस पे आज हम गुफ्तगू करेंगे। पब्लिक पुलिस रिलेशनिंग पे गुफ्तगू करेंगे और माजी में जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की गई हैं वो क्यों नाकाम हुए हैं या वो क्यों कामयाब हुए हैं, इन पे भी हम रोशनी डालेंगे। आज के जो हमारे मेहमान हैं, मंसूर आजम काजी साहब ने हमें ज्वाइन किया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर एंकर हैं कैपिटल टीवी में। 11-12 या जितने भी आप आईजीज के नाम लें, उन सब के इंटरव्यूज कर चुके हैं, पुलिस को बहुत करीब से जानते हैं, करीब से पुलिस रिफॉर्म्स पे इन्होंने काफी काम भी किया, रिसर्च भी की, प्रोग्राम्स भी किए। और इसके साथ औरंगजेब सोहरवर्दी साहब तशरीफ रखते हैं, हमारे साथ हर ब्रॉडकास्ट में होते हैं। औरंगजेब साहब, आपको पता है, एज ए ट्रेनिंग सेक्टर से वाबस्ता है, पुलिस ट्रेनिंग के साथ इनका एक खासा सफर रहा है। पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर, पुलिस ट्रेनिंग्स के ऊपर, पुलिस वालों को ट्रेन करते रहे, उनके रिफॉर्म से वो किया। तो आज की जो हमारी गुफ्तगू होगी अपने दोनों मेहमानों से, वो इसी के ऊपर होगी कि पब्लिक सेक्टर में पुलिस का क्या रोल होना चाहिए और किस तरह से उसको हम बेटर करें। तो दोनों गेस्ट को सबसे पहले खुशामदीद। औरंगजेब साहब, आपसे मैं जी बहुत शुक्रिया आपका। जी शुक्रिया। सवाल आपकी तरफ मैं रखता हूँ, जिसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। पब्लिक सेक्टर में क्या रोल है? सबसे पहले हमारे एक लेमैन को, आम आदमी को समझना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर से क्या मुराद है और उसमें पुलिस का एक इदारे के तौर पे क्या रोल है। देखिए, पब्लिक सेक्टर का जब भी नाम आता है तो सबसे पहले लोगों के ज़हन में ब्यूरोक्रेसी आती है और कहीं पे जाके फिर पुलिस का जिक्र आता है। जबकि पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा वास्ट है, इसमें बहुत सारे डिफरेंट इदारे शामिल हैं, इसके बहुत सारे डिफरेंट डायनामिक्स हैं, जिसमें डिफेंस सर्विसेज हैं, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें आपका पूरा इंतजामी ढांचा है वफाक का और सूबों का। उसके साथ साथ पीएससीज या एसओईज, जिन्हें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में कंपनियां हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंदर आती हैं। इसके अलावा रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओगरा, पैमरा, नेपरा, ये भी सब पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। तो पब्लिक सेक्टर से अभी हमें सिर्फ ब्यूरोक्रेसी या पुलिस मुराद नहीं लेना। पहली तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पब्लिक सेक्टर में बहुत सारे इदारे शामिल हैं और ये इसके बहुत सारे डिफरेंट डायनामिक्स हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, डिफेंस फोर्सेस की तरह जो दाखिली मामलात हैं उसमें पुलिस का रोल इंतहाई अहम है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जुराइम के खात्मे के लिए, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, तो पब्लिक सेक्टर का एक इंतहाई अहम हिस्सा है पुलिस। अब पुलिस की तारीख तो सैकड़ों साल पुरानी है। पाकिस्तान जब से बना तो पुलिस सर्विस वजूद में आई और उसमें कई तरीकों से इंडक्शन होती थी, उसमें कई तरीकों के कवानीन थे। पहले तो पुराने ब्रिटिश दौर के कवानीन चलते रहे, जिसमें से बाज अभी भी मौजूद हैं। उसके बाद 2002 में, इससे पहले भी छोटी मोटी रिफॉर्म्स होती रही, 2002 में पुलिस एक्ट के नाम से मेजर रिफॉर्म्स का प्रोग्राम आया, जिस पे मैं चाहूंगा कि मंसूर आजम साहब ज्यादा रोशनी डालें टेक्निकल डिटेल्स में। तो इसलिए जहां तक आपने मुझसे सवाल पूछा, तो पहली बात कि पब्लिक सेक्टर में सिर्फ पुलिस और ब्यूरोक्रेसी शामिल नहीं, बहुत सारे इदारे शामिल हैं। लेकिन साथ ही पुलिस एक अहम तरीन इदारा है पब्लिक सेक्टर का, जो कि पब्लिक फंड्स पे जिसके इंतजामात किए जाते हैं, तनख्वाहें दी जाती हैं, बाकी सारी की सारी चीजें भी पब्लिक फंड से होती हैं। लिहाजा ये इदारा अवाम को भी अकाउंटेबल है और हुकूमत को भी अकाउंटेबल है। अब इसमें किस तरीके से बेहतरी लानी है, किस तरीके से रिफॉर्म्स आए, जैसे मैंने जिक्र किया कि 2002 में बहुत बड़े मेजर रिफॉर्म्स आए, इस पे फिर आगे हम गुफ्तगू करते हैं और मंसूर साहब के कमेंट्स जानते हैं। ठीक है, मैं काजी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने इतने मुश्किल स्केड्यूल में से वक्त निकाला। इतने आप आईजीज के इंटरव्यूज कर चुके हैं, पुलिस को करीब से जानते हैं। गुफ्तगू का आगाज हम ये करते हैं 2002 में, जब आगाज किया गया पुलिस को रिफॉर्म करने का, उसको सही करने का, और अब तकरीबन 18 साल गुजर गए हैं। पुलिस को वहीं का वहीं हम क्यों देखते हैं? क्यों पुलिस के रिफॉर्म्स बाकायदा प्रैक्टिकली आम आदमी तक, लेमैन तक नजर नहीं आते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुश्तबा, थैंक यू वेरी मच। औरंगजेब सोहरवर्दी साहब, वेरी ग्रेटफुल जी, आप लोगों ने इनवाइट किया। टाइम मेरे पास जी
हमेशा अवेलेबल होता है, एटलीस्ट जब हम पाकिस्तान की बात करें। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि हम लोग जरूर इसको ज्वाइन करें। मुस्तफा, मैं विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम, मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, हमारी पुलिस से ना एज पाकिस्तानी, एज जो हम जिस रीजन में रहते हैं दुनिया के, हमारी एक्सपेक्टेशन लेवल बड़ी फर्क है। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, कई लोगों को बड़ी बुरी लगती है, लेकिन जैसा माशरा है हमारा, वैसी ही हमारी पुलिस है। और अभी जिस तरह अभी औरंगजेब सोहरावर्दी साहब फरमा रहे थे 2002 के, अगर हम पुलिस रिफॉर्म्स की बात करें जो हुए थे उस वक्त, जिसमें शोएब सडल साहब हमारे फॉर्मर आईजी, अफजल शिगरी साहब, इन लोगों ने ये चीज सारी की थी, उसके बाद से लेकर अब तक 2020 तक उसमें बहुत सारी चेंजेस आ चुकी हुई हैं। पुलिस का असल इशू क्या है? पुलिस का असल इशू ये है कि अगर आप उनको किसी जगह लगाते हैं, किसी जगह उनकी प्लेसमेंट करते हैं, तो उनको फिर डिलीवर करने का मौका दिया जाए। अगर एक सूबे का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उसके पास ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिन लोगों, जिन अफसरान को वो समझता है कि वो डिलीवर कर सकते हैं, हर एक की एक अलहदा डिलीवरिंग कैपेसिटी होती है। मे बी एक पुलिस अफसर बहुत अच्छा क्राइम को लेकर हो, एक बहुत अच्छा हो सकता है टेररिज्म को लेकर मैनेज कर सकता हो। सो ये जो होता है ना कि आपने हर बंदे को एक्यूरेटली लगाना है। मेन इशू जो है हमारे सियासत का, हमारी पुलिस का, हमारी ब्यूरोक्रेसी का, वो सिर्फ ये है कि मेरी मर्जी का एसएचओ लगेगा और मेरी मर्जी का डीपीओ लगेगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर ये हमारी जहनियत खत्म हो जाए, पुलिस को हम ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, पुलिस को हम अकाउंटेबल भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में, नॉट बिकॉज मैं पुलिस की कुछ साइड ले रहा हूं, जितनी ज्यादा पुलिस को अकाउंटेबल, पुलिस अकाउंटेबल है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और इंस्टीट्यूशन इतना अकाउंटेबल हो। सो ये चीज हम लोगों को इनिशियली ओपनिंग रिमार्क्स में रही है कि जब हम पुलिस की बात करते हैं और पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना है कि हमने रिफॉर्म किसको करना है। उस रिफॉर्म के अंदर जितना पुलिस को रिफॉर्म करना है, उतना मुझे अपने आप को भी रिफॉर्म करना है। जब मुझे ट्रैफिक वाला रोकता है तो मैं उसको पैसे पकड़ाता हूं, तो वो पैसे पकड़ता है। और अगर मैं उसको पैसे नहीं पकड़ाऊंगा तो वो ज्यादा से ज्यादा मेरा चालान कर देगा, तो मुझे चालान करवाना चाहिए। अगर मैंने वायलेशन की है तो मुझे रेप्रिमांड होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि मैं उसको दूं और बाद में मैं ये कहूं ये पुलिस वाला बहुत बुरा है। सो मतलब ओपनिंग रिमार्क्स आर दिस। जी, इन शॉर्ट पॉलिटिसाइज है इदारा, आपके कहने का मतलब है कि इसके अंदर से ये पॉलिटिक्स निकाल दी जाए, ये जागीरदाराना निजाम निकाल दिया जाए तो बेहतर हो सकेगा। मैं अगला सवाल रखने से पहले सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि हम इनहैसुल कौम जो एक इमेज पुलिस का रखते हैं, पुलिस वालों के लिए भी हमारे जहन में, हमारे नजदीक वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए जो और भी किसी आर्म पर्सनल या आर्म फोर्सेस के लिए होती है, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही लिए खड़े हुए, हमारे लिए काम कर रहे हैं। और प्रॉज एंड कॉन्स, अच्छे बुरे लोग हर इदारे में हर जगह मौजूद होते हैं। औरंगजेब सोहरावर्दी साहब, आपने हाई रैंक आर्मी ऑफिशियल्स को भी ट्रेन किया, पुलिस ऑफिशियल्स को भी ट्रेन किया। इन सारी वजूहात के बावजूद आर्मी के ऑफिशियल्स भी तो इसी मुआशरे से निकलते हैं, उनका क्या मैकेनिज्म है, उनकी ट्रेनिंग्स क्या फर्क होती है जो वो हमें प्रोफेशनल ज्यादा नजर आते हैं? पुलिस ट्रेनिंग क्या उस तरह से अप टू द मार्क नहीं है कि वहां से प्रोग्राम में गुजरने के बाद जो सिपाही या पुलिस वाला निकलता है वो इस सारी मेंटालिटी का शिकार होता है? देखिए, इसमें आपने आर्मी की बात की और पुलिस की बात की, दोनों वर्दी वाले इदारे हैं। दो मेन चीजें हैं। पहली चीज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, दूसरी चीज अकाउंटेबिलिटी। आर्मी में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वो अपनी मर्जी की पॉलिसीज बनाते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चलते हैं। इसलिए वहां पे कोई गुंजाइश नहीं है डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों की, और जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जियों के चंद केसेस आते हैं वो उनको डील कर लेते हैं। दूसरी बात है पब्लिक इंटरैक्शन। पब्लिक इंटरैक्शन बहुत ज्यादा पुलिस के लिए, और जाहिर उनका काम की नौयत इस तरह की है, तो जब पब्लिक के साथ इंटरैक्ट करते हैं तो ज्यादा इंटरैक्शन की वजह से भी ज्यादा मसाइल सामने आते हैं। इस वजह से भी पुलिस का रवैया बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है। तीसरी बात जो आपने की ट्रेनिंग्स की, तो देखिए पुलिस में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, इसके अलावा बेशुमार डिफरेंट स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं।
उनकी सबकी अपनी अपनी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स बने हुए हैं, ट्रेनिंग होती है। लेकिन इस पे डिबेट की जा सकती है कि वो ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, क्या प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग के लिए मोटिवेट किया जाता है, क्या उनको कोई इंसेंटिव दिया जाता है पैसों की सूरत में या शाबाश की सूरत में। ये वो सारे सवालात हैं। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अशरा है या जिस तरीके के प्रेशर्स हैं उसी के मुताबिक पुलिस भी परवान चढ़ती है। तो मेरे ख्याल में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अगर कम से कम हो जाए या खत्म हो जाए, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाए, तब ट्रेनिंग भी काम करेगी और ज्यादा अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे। दूसरी बात मैं अपने आपके सवाल के जवाब में यह कहना चाहूंगा कि ये मेरी जाती राय यह है कि पुलिस के इमेज को भी उनके पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट ने या उनकी जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने कोई मुनासिब तरीके से प्रोजेक्ट या पोर्ट्रे नहीं किया। अगर आपको याद हो, आप तो शायद छोटे बहुत, एक जमाने पहले अंधेरा उजाला नाम का ड्रामा लगता था जिसने रातों रात पुलिस का इमेज इतना बेहतर कर दिया था कि आप सोच भी नहीं सकते। इस तरीके से कई तराने बनते हैं, कई चीजें आती हैं, लेकिन पब्लिक रिलेशन के तौर पे भी पुलिस प्रॉपर इमेज अपना पोर्ट्रे नहीं कर सकी, जिसकी वजह से उनके बुरे काम, उनकी बदतमीजियां, उनकी डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा खुल के सामने आती हैं, लेकिन उनके अच्छे काम बहुत हद तक छुपे रहते हैं। ठीक है काजी साहब, आपकी तरफ मैं आऊंगा। इससे पहले हम सॉल्यूशंस की तरफ बात करें। आपने जिक्र किया कि एक तरह से पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस पुलिस की तरक्की में बहुत रुकावट कर रही है। सिर्फ यह सवाल मैं रखना चाहूंगा कि जुडिशरी का रोल भी पुलिस के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन रहा है। क्या पुलिस को एज ए इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुल डिलीवर करने में जुडिशरी एक हर्डल है या नहीं? काजी साहब, नहीं, इसको जवाब देने से पहले ना मैं दो चीजें, अभी बड़ी अच्छी बात की औरंगजेब सोहरवर्दी साहब ने। आप मुझे बताएं, हम फौज के एग्जांपल लेते हैं, क्या आपको, मुझे, चीफ मिनिस्टर को या इवन प्राइम मिनिस्टर को पता होता है कि कोर कमांडर्स कौन सा कहाँ लगा हुआ है? या किसी की इतनी है कि वो किसी को जाके ट्रांसफर करे, किसी जीओसी को ट्रांसफर करे? आप किसी कर्नल को ट्रांसफर नहीं कर सकते। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, और इसीलिए वो एक इंस्टीट्यूशन है। देखिए, ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि आपने इंस्टीट्यूशन बनाना है या इंस्टीट्यूशन नहीं बनाना। जहां पर आपकी मर्जी का एसएचओ ना लगे तो आप चीफ मिनिस्टर के गले पड़े होते हैं कि मेरी मर्जी का, ये हम पॉलिटिक्स की तो बात करते हैं ना, लोगों की मर्जी के एसएचओ, एसडीपीओ, डीएसपी और डीपीओ ना लगे तो कहते हैं जी हम किस चीज के फिर वजीर हैं और हम किस चीज के एमएनए और एमपीएस हैं अगर हमारी मर्जी के बंदे नहीं लग रहे। नंबर वन। नंबर टू, मैं इन्वेस्टिगेशन की भी बात की और ट्रेनिंग की बात की। हजूरे वाला कत्ल के लिए ना इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट जो देती है पंजाब पुलिस वो 512 रुपए है। एक सैंडविच आप खाते हैं ना केएफसी का, वो 800 रुपए का आता है। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 512 रुपए में वो जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेट करे और कत्ल के बंदों तो पुलिस वाले तो लेंगे पैसे। आप अपना कॉस्ट कटिंग करें। पुलिस को अगर स्ट्रांग करना है तो एक चीज याद रखिएगा, पुलिस को स्ट्रांग करने के लिए आपका थाना स्ट्रांग होगा। पुलिस को स्ट्रांग करने के लिए आपकी डॉल्फिन की स्ट्रांग होना या आपकी पीआरयू का स्ट्रांग होना या आपकी एंटी राइट फोर्स का स्ट्रांग होना इतना जरूरी नहीं जितना आपके थाना, जो आपकी बेस है, जहां पर उस पूरे एरिया के लोगों ने आना है, जहां पर उसको एड्रेस करना है। हमारा मसला ये है, हम हर बंदा शॉर्ट टर्म गेम खेलता है, शॉर्ट टर्म इनिशिएटिव लेता है। आज मैं आया हूं, आज मैं ये कर दूं जी, ये हमने किया है, करोड़ों रुपए लगा देंगे उस चीज के ऊपर, उसका रिजल्ट जीरो है। आप लेयर्स पे लेयर्स बना रहे हैं, लेकिन जब आप डिलीवरी की बात करते हैं तो यू आर अनेबल टू डिलीवर। प्लस आप किसी एक बंदे का टेन्योर पूरा नहीं होने देते। पूरे पाकिस्तान के अंदर, आप छोड़ दें अभी सीनियर लेवल को, पूरे पाकिस्तान के अंदर एक एसएचओ बता दें जिसने अपना टेन्योर पूरा किया हो। आपको मैं बताऊं कि एक एवरेज निकाली गई थी, एक एसएचओ 3 महीने से ज्यादा एक थाने में नहीं रहता। आप बात कर रहे हैं कि हमने पुलिस को ठीक करना है और हमने रिफॉर्म्स ठीक करने हैं। आज जरा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, मैं खुद उस मीटिंग के अंदर बैठा हुआ था, उन्होंने पंजाब पुलिस में कहा, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में कहा कि आपको किसी की बाइंडिंग लेने की जरूरत नहीं, आप लॉ के मुताबिक बात करें। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने सब कुछ कहा और उसके 48 घंटों के बाद आईजी पंजाब बदल गए। आप बात करते हैं कि जी हमने रिफॉर्म्स करने और हमने पुलिस को लेकर चलना है। आपका आईजी सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन क्या है? यही है, सोल्यूशन इसका सिर्फ यही है कि हम लोग जो
रोजाना इस पर बात करते हैं। आप बिल्कुल बात करें, आप क्रिटिसिज्म करें जितना करना है। आपकी मुसीबत हम ये है कि हम थाने कचहरी से बाहर ही नहीं निकलते, और मुसीबत ये है क्योंकि मैं वोटर हूं, मुझे एक कमजोर एमएनए नहीं चाहिए, मुझे बंदा चाहिए जो डेरे पर हो और जिसके पास में जाके कहूं जी मेरा वो थानेदार मेरी बात नहीं मानता, वो उसको बुला के गालियां भी निकाले और कहे काम भी करो। जी हमारा माशरा है। तो जब हम इस माशरे में पल रहे हैं और हम रिफॉर्म्स का तमाशा बनाते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दी है, आई हैव इंटरव्यूड एवरी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ ऑल द प्रोविंसेस। हर एक का इशू, आपका टेन्योर एक का पूरा नहीं, 2 साल हुए हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत में आए, 5वें आईजी पंजाब लगे हैं, 4थे आईजी केपी लगे हैं, क्यों लगे हैं मुझे समझा दें आप। सवाए एक आधे आईजी के जिनके वक्त के अंदर ये साहिवाल वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके अलावा बाकी किसी को उतारने की मुझे आज तक समझ नहीं आई क्या रीजन है। और मसला ये है कि आप उनको उतार किस बात के ऊपर रहे हैं कि यार हम अपना कोई और बंदा लगा लेते हैं। आपके अपने बंदे को लगाकर आप क्या करेंगे, वही मसला, मेरी मर्जी का डीपीओ लगाओ, मेरी मर्जी का एसएचओ लगाओ। आप जब तक इस जहनियत से बाहर नहीं निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट हो जो मर्जी हो, थिंग्स विल नेवर सेटल। कहना बहुत आसान होता है। मैं सॉरी थोड़ी बात लंबी कर रहा हूं। खैबर पख्तूनख्वा की जी हम सारे एग्जांपल देते हैं, मैं बड़ी एग्जांपल देता हूं जी। वहां पर पुलिस रिफॉर्म हुआ था, नासिर खान दुरानी साहब की हम लोग बड़ी जिक्र करते हैं, औरंगजेब सोहरावर्दी साहब को पता भी होगा। आपने खैबर पख्तूनख्वा में एक मॉडल बनाया, आपने 3 साल वहां पर डिलीवर किया, नासिर दुरानी साहब यहां पर आ गए, उसके बाद क्या हुआ, आपने वो सारा रिवर्स कर दिया। अब सारे इख्तियार दोबारा वजीर आला के पास चले गए। मुजतबा जब मैं एसपी डीएसपी एसएचओ लगाऊंगा तो एसएचओ आईजी खैबर पख्तूनख्वा हो या आईजी पंजाब हो या आईजी सिंध हो, उसकी बात नहीं सुनेगा। ये बात तो यानी कि ये लेजिस्लेशन, बिल्कुल, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेशन की गुंजाइश पैदा करनी पड़ेगी पुलिस रिफॉर्म्स का आगाज करने के लिए। सर मैं आपको एक और मजे की चीज बताऊं, हम लोग बात करते हैं ना, आपको पता है कि इस्लामाबाद में बैठा हुआ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब से मैं बात कर रहा, मैंने कहा सर आपको पता है इस्लामाबाद में 1861 का कानून चल रहा है, 1861, 150 साल पुराना कानून जो गोरे बनाकर गए थे वो चल रहा है। अभी आप फैजाबाद क्रॉस करें तो पंजाब शुरू हो जाते हैं, वहां पर 2003 का चल रहा है जिसमें मुतद्दद चेंजेस आ चुकी हुई हैं। बलूचिस्तान में आप चले जाए 1861 चल रहा है। आपका पुलिस लॉ ही पूरे मुल्क के अंदर, देखिए लॉ एंड ऑर्डर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, बट जो क्राइम एंड ऑल दैट ये सारा फेडरल इशू है। मैं पंजाब में दहशतगर्दी करके खैबर पख्तूनख्वा चला जाऊं, मुझे तो पकड़ने में आपको बस फिर आप पहुंच गए मेरे पास। अच्छा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखना चाहूंगा, मैं दोनों गेस्ट से इस पे राय लेना चाहूंगा। क्या डिजिटलाइजेशन टेक्नोलॉजी का को इंट्रोड्यूस करना इदारे के अंदर, नारे तो हमने बड़े सुने हैं, क्या डिजिटलाइजेशन से पॉसिबल है कि कुछ हद तक हम पुलिस का इमेज बेहतर कर सकें, ये कागज को हटा के चीजों को डिजिटलाइज किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए? औरंगजेब साहब। देखिए औरंगजेब साहब आपकी आवाज नहीं आ रही जी। दो पहलू हैं कर रहे हैं। औरंगजेब साहब मेरा ख्याल है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है। हेलो जी, आ रही है अभी आवाज? जी आ रही है। औरंगजेब साहब फोन कर दें काइंडली। अच्छा जितनी देर औरंगजेब साहब की बात होती है मैं काजी साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, हम उतनी देर में नेटवर्क इशू रिजॉल्व करते हैं, इस सवाल का जवाब कहेंगे। हर हुकूमत ने कोशिश की है कि हम इस चीज को इलेक्ट्रॉनिक लेकर चलें। अभी खिदमत मराकज बनाए गए, फॉर्मर आईजी उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, अब हमारे जो मौजूदा आईजी हैं, मैं अगर पंजाब की बात करूं, वो उसको पूरा प्रोसेस कर रहे हैं, बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है। आप उस इनिशिएटिव के बाद आपकी सारी, देखिए मैं आपको फिर वही चीज बता रहा हूं, सारा इशू ये है कि जब मैंने थाने जाना है, मेरा इशू है मेरे घर चोरी हो गई, मेरे घर डकैती हो गई, तो मेरी इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है? मेरी इन्वेस्टिगेशन भी पुलिस ने करनी है और मैंने गालियां भी पुलिस को निकालनी है। इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट जो उसको हम दे रहे हैं वो 500 कत्ल की दे रहे हैं,
लेकिन सर जब 518 या 12 काजी साहब माजरत के साथ जब एक इमेज ये है कि आप सीआईए किसी चीज की जो ऑर्गेनाइज क्राइम्स है उनकी इन्वेस्टिगेशन सीआईए के पास होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तो कोई एक मुलजिम के ऊपर उन्होंने बकाया जितने भी क्राइम्स है वो भी साबित करने होते हैं, एक जो एक जनरल इमेज है, इसके बाद ये तो फिर पब्लिक का एक रिएक्शन बनता है। बिल्कुल मुस्तफा, ये बात बिल्कुल वैलिड है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इस तरह की चीजों को एड्रेस होना चाहिए, हम सबको हाईलाइट करना चाहिए। ऐसे पुलिस अफसरान इस काबिल नहीं कि वो वर्दी पहने, मैं इस हद तक इसको एंडोर्स करता हूं, लेकिन आप उस चीज को एड्रेस करने के लिए आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव भूल रहे हैं। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ये है कि मैंने बुरा भी पुलिस को कहना है, मैंने काम भी पुलिस से कराना है, और मेरा एक्सपेक्टेशन लेवल भी पुलिस ही है। मेरे घर कोई मसला होगा, मैंने पुलिस को फोन करना है। मेरे यूनिवर्सिटी स्कूल में कुछ होता है, मैंने पुलिस को बुलाना है, मैंने किसी और को नहीं बुलाना। उसको एड्रेस करने के लिए, उसको रिफॉर्म करने के लिए आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कराएं, आप उनको सुबह से लेकर रात तक बैठाई रखें, जब वो सड़क पर जाएगा और उसको ये समझ आएगी कि जी यहाँ पर लोगों का एटीट्यूड क्या है, वो उसी तरह करेगा। ठीक हो गया। औरंगजेब साहब आपकी तरफ आते हैं। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज आ रही मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। जी मुस्तफा, मैं मंसूर साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। पहले देखिए, दो लेवल है रिफॉर्म्स के। एक है स्ट्रेटेजिक लेवल, जिसका जिक्र बहुत तफसील से मंसूर साहब ने किया, कि जिसमें आपकी पार्लियामेंट है, आपकी पूरी की पूरी जो हुकूमत है और उसकी जो पॉलिसीज हैं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, और सीनियर अफसरान का, जो पुलिस के सीनियर अफसरान है, उनका अमल दखल है। ये है स्ट्रेटेजिक लेवल। स्ट्रेटेजिक लेवल की कोताहियां दूर होती हैं या नहीं होती, मेरा कंसर्न इस वक्त यह है कि जब तक पॉलिटिकल इंटरफेरेंस खत्म नहीं होती, जब तक बाकी रिफॉर्म्स नहीं आते, कोई एक्ट नहीं बनता, तब तक ऑपरेशनल लेवल पे जो दूसरा लेवल है उस पे बहुत सारे काम हो सकते हैं, जिसमें एक काम की आपने निशानदेही की, और वो है डिजिटाइजेशन, कि पुलिस के कई सिस्टम्स को डिजिटल बना के भी काफी हद तक चीजों को और परफॉर्मेंस को बेहतर किया जा सकता है। दूसरी बात है पुलिस की ऑपरेशनल मैनेजमेंट, कि थानों को किस तरह मैनेज करना है, डिवीजन को किस तरह मैनेज करना है, उसमें काफी कोताहियां हैं जो मैनेजमेंट के बेसिक प्रिंसिपल बिजनेस के लिए या ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट के लिए हैं, वो पूरा नहीं उतरते। तीसरी चीज जो मैंने पहले निशानदेही की, पब्लिक रिलेशन की, कि उसको पुलिस के इमेज बिल्डिंग के लिए जरा ज्यादा वाइब्रेंट किस्म की कैंपेन्स चलानी चाहिए जिससे बात बने। अब ये सारी चीजें कैसे होंगी? वो होंगी पुलिस कल्चर, जिसको थाना कल्चर कहते हैं। और मंसूर साहब ने बहुत सही निशानदेही की कि थाने जो हैं वो बेसिक गढ़ हैं अवाम के मसाइल के हल का, उनके इंटरैक्शन का। जब भी कोई नई गवर्नमेंट आती है, कोई नया आईजी आता है, वो अपनी तकरीर में एक जुमला ये जरूर बोलता है कि हम थाना कल्चर तब्दील करके रख देंगे, और वो सारे का सारा बिल्कुल उसी तरीके से चलता है, कोई उसमें तब्दीली नहीं आती। इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं, पंजाब पुलिस ने 1000 के करीब फ्रेश लड़के लड़कियों को यूनिवर्सिटी से लेके हायर किया, 2 साल पहले की बात है, एज इंफॉर्मेशन ऑफिसर या इंफॉर्मेशन डेस्क ऑफिसर। उनकी ट्रेनिंग में मैं इन्वॉल्व हुआ और किस तरीके से उन्हें मोटिवेट किया गया, और ये सारी चीजें सिखाई गई कि थाना कल्चर क्या है, पुलिस का इमेज क्या है, आपने जाके अपना रोल कैसे अदा करना है। उसमें भी उनको कई प्रॉब्लम्स आए, और सीनियर्स की सपोर्ट ना होने की वजह से कई तो जॉब छोड़ के चले गए और कई उन्हीं के रंग में रंग गए। तो इसलिए इन 2 लेवल्स पे काम करने की जरूरत है। एक जो मंसूर साहब ने कहा कि स्ट्रेटेजिक लेवल पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को खत्म करना होगा और रिफॉर्म्स लानी पड़ेंगी, और रिफॉर्म्स भी क्या लेके आनी है, जो ऑलरेडी आई हुई हैं उनको इंप्लीमेंट कर दें आप। और दूसरा है ऑपरेशनल लेवल, जिसमें अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करना है, ट्रेनिंग को बेहतर करना है, और पब्लिक रिलेशन को बेहतर करना है। ठीक है, अब मैं अगला सवाल भी दोनों मेहमानों के सामने रखना चाहूंगा। काजी साहब, हम पुलिस और पब्लिक रिलेशन की अगर बात करें, एक आम शहरी जिसका इन्फ्लुएंस नहीं है, वो अपनी शिकायत लेके थाने जाता है, रिपोर्ट दर्ज होती है, उसको एफआईआर करवाने में इतनी मुश्किलात हो रही होती हैं, वो एफआईआर उसकी दर्ज नहीं हो रही होती। उसके बरक्स कोई इन्फ्लुएंशियल बंदा जाता है, हल्के से झगड़े पे पुलिस स्टेशन जाता है, वो उसकी एफआईआर में नॉन बेलेबल दफात भी शामिल होती हैं, वो अपना इन्फ्लुएंस बाकायदा तौर पे यूज कर सकता है। ये जो एक दौरा मयार है, क्या इसकी भी जिम्मेदारी बड़ों को है? ये जो है एक थाने लेवल तक या एक प्रैक्टिकल लेवल तक टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इस चीज को ओवरकम कर सकते हैं? काजी साहब। मुस्तफा, एक दफा मुझे एक बंदे का फोन आया शाम को, उसने मुझे कहा कि मेरे को कुछ चीज चोरी हो गई है तो मैंने थाने जाना है।
मुझे कहता है भाई साहब जरा प्लीज किसी को कह दे। मैंने कहा यार मैं क्यों कह दूं, मतलब क्या इशू है तुम्हारा? उसने कहा नहीं जी वो वैसे पर्चा नहीं दर्ज करेंगे। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता, पर्चा ना दर्ज करें, तुम पता नहीं कौन से मतलब स्टेट ऑफ माइंड पे हो। उसका मुझे रात को 2 बजे फोन आया कि मैं थाने बैठा हूं और मेरा पर्चा नहीं दर्ज हो रहा। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोग जिस जहनियत पर अपने आप को बड़ा कर रहे हैं, हमने थाना किसकी हिफाजत के लिए? थाने का पर्पस क्या है? पब्लिक हमारे लिए। पुलिस किसकी हिफाजत के लिए? हमारे लिए। हम पुलिस को देखकर क्यों मुंह छुपाते हैं? हम पुलिस वालों को देखकर क्यों कोशिश करते हैं अच्छा यार इनसे बात भी ना करनी पड़े? क्योंकि अमीरों को वो प्रोटेक्ट करते हैं, गरीबों के लिए वो खुद एक मुश्किल है। मुश्तबा वो अमीरों को इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि मुझे मुज्तबा साकिब ने और औरंगजेब सोहरवर्दी ने लगवाया हुआ है। वो मंसूर आजम काजी की बात इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि उनको पता है मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। हमारा बदकिस्मती ये है जो हम ऑटोनॉमी बात करते हैं। मैं 3-4 इदारों की बात करता हूं, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात ले लें, एएनएफ की बात ले लें, मोटरवे की बात ले लें, वहां पर सिपाही से लेकर एडिशनल आईजी तक ट्रांसफर पोस्टिंग्स आईजी पुलिस करते हैं। वहां पर ये नहीं होता कि एमएनए और एमपीए करें। मिसाल है जैसे मोटरवे पुलिस कंपैरेटिवली मुझे जरा 1 सेकंड क्लियर कर लेने दें। हमारा मसला ये है, हम लोग जब बात करते हैं ना कि जी बड़े की सिफारिश करवाओ, हमारा बड़े मसला ही सबसे बड़ा ये है मुझे क्यों थाने जाते हुए किसी को फोन कराना पड़े। मेरा मसला ये है क्योंकि मुझे ये चीज की समझ होनी चाहिए कि हमारा निजाम इतना करप्ट, इतना बदबूदार हो चुका हुआ है कि हम लोग इन लोगों को लगवाने के लिए कोई एसओपी नहीं रख रहे। हम इनको लगाने के लिए ये है, मेरा पीएसओ है, आज मेरा पीएसओ, इसको एसडीपीओ लगा दो जी। मैं आज मिनिस्टर बन गया हूं, इसको डीपीओ लगा दो। और अगर नहीं लगा रहे तो आप फोन करके वजीर आजम को और वजीर आला को कहते हो हमारी तो जी आईजी हजरात और डीआईजी आरपीओ हमारी बात नहीं सुनते। मुझे मुश्तबा एक चीज समझाओ, जब आपको पोस्टिंग औरंगजेब साहब कराएंगे तो आप मेरी बात नहीं सुनोगे। बिल्कुल ऐसी है। हमारा नेचर, हम जिस रीजन में पले हुए हैं, हम अमेरिका की और यूरोप की एग्जांपल देते हैं। ओ भाई सॉरी टू से दैट वर्ड, हम बड़े एक बदनुमा माशरे में रह रहे हैं जिसमें हर एक से स्मेल आती है। हम लोग अभी बात करते हैं कोरोना की, आप रेडी पे जो बंदा सब्जी बेच रहा है उसने 50 रुपए की सब्जी 200 की बेचता है। आप बात करते हैं पुलिस वाले बुरे हैं। हम लोगों में इतनी तौफीक नहीं कि पुलिस वाले को गोली लग जाए और वो शहीद हो जाए कि उसको शहीद कह जाए। हम कहते हैं मर गए जी, चलो चंगा आया मर गए। आप 90% यूथ से पूछे उनका दिल होगा कि हमने पुलिस में जाना है। जब पुलिस में जा नहीं सकते तो गालियां निकालते हैं। फिर एड्रेस करना इशू एक और चीज है, लेकिन इसको आगे लेकर चलना और इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है औरंगजेब साहब, मैं चाहूंगा सवाल रखूंगा और काजी साहब उस सवाल का फिर मैं आपसे भी रिस्पांस चाहूंगा। इसी के अंदर अगर हम मोटरवे पुलिस को निकालें, वो कंपैरेटिवली एक सिस्टमेटिक इदारा हमें नजर आता है, वो भी तो इसी निजाम से बना है। क्या खाली पॉलिसीज का फर्क है, सिस्टम का फर्क है, या किस चीज का फर्क है जो वो पुलिस की हमें एक डिफरेंट इमेज नजर आती है? औरंगजेब साहब। बिल्कुल मुस्तफा, आपने सही कहा। देखिए अभी जैसे मैंने कहा कि 2 लेवल्स ऑफ इंप्रूवमेंट है और रिफॉर्म्स हैं। जब आप बात, कई लोग कहते हैं कि जी आप जो ही बेल्ट बांध के मोटरवे पे चढ़ते हैं तो सारे डिसिप्लिन हो जाते हैं क्योंकि वहां की पुलिस बहुत जबरदस्त है। उसका वन ऑफ द रीजन इज उनकी पे स्ट्रक्चर भी है एक रीजन, लेकिन वन ऑफ द रीजन इज कि उनकी जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो ज्यादा बेहतर है, जिस वजह से उनके सिस्टम्स और प्रोसीजर ज्यादा बेहतर तरीके से चल रहे हैं और उसमें कुछ वाज़ेह फर्क नजर आता है। ये जो हमारी नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर वाली पुलिस है, इसमें एक तो सिस्टम पुराना है, इसकी भर्तियां, इसमें इन्फ्लुएंस ज्यादा है। ट्रैफिक पुलिस पे कोई ज्यादा इंटरफेरेंस इस वक्त भी इसलिए नहीं होती कि वहां पे किसी का कोई लेना देना नहीं है, कभी किसी का कोई चलान हो गया तो वो छुड़वाना है। जबकि दूसरी पुलिस में 24 घंटे का वास्ता है आपके साथ, दूसरी पुलिस के साथ आपको हर मामले में आपका इंटरेक्शन है। लिहाजा यहां पे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होना, यहां पे अपने बंदे भर्ती करवाना, इसीलिए ज्यादा पॉलिटिशियंस का भी और बाकी लोगों का भी फोकस इस पुलिस पे ज्यादा होता है, ट्रैफिक पुलिस पे कम होता है। लिहाजा उनका निजाम काफी बेहतर हद तक चल रहा है।
तो अगर ये चीज यहां भी आ जाए तो पुलिस वाले भी इसी मुआशरे के लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे ड्यूटीफुल किस्म के गैरतमंद लोग हैं, उनमें भी बहुत सारे इतनी जाफिशानी से अपनी ड्यूटी देने वाले लोग हैं, लेकिन इस निजाम की वजह से जिसकी निशानदेही मंसूर साहब ने की, वो या तो छोड़ के चले जाते हैं या डीमोटिवेट होकर उसी रंग में रंग जाते हैं, या बेचारे खुडे लाइन पोस्टिंग्स में बैठे रहते हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर अच्छी नीयत के साथ फैसला कर लिया जाए तो ये मेरा एज ए ट्रेनर, एज ए पाकिस्तानी मानना है कि विद इन फ्यू मंथ्स ये चीज ठीक हो सकती। ठीक है, काजी साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? मुस्तफा, इसमें एक चीज बताऊं, हम मोटरवे की बात करते हैं, मैं क्योंकि पुलिस वालों का बेटा हूं, तो मतलब वो मुझे पुलिस का थोड़ी ना नब्ज ज्यादा समझ आती है। जो ट्रैफिक पुलिस है ना जी, वो पूरे पाकिस्तान में सबसे मजलूम अदारा है पुलिस का, सबसे मजलूम डिवीजन। मतलब वो ज्यादा से ज्यादा आपका चलान कर सकते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेंगे। या बड़ा कोई मसला हो गया, आपकी गाड़ी बंद कर लेंगे। गाड़ी बंद कहाँ होनी है? थाने से। छुड़ानी कहां पर है? थाने से। मोटरवे का अंदर इशू ये है कि आप एक ट्रांजिट में जा रहे हैं, आप लाहौर से निकले, आप इस्लामाबाद गए, रास्ते में आपने ओवर स्पीड की, आपको उन्होंने टोल से गुजरना ही तब देना है जब आपने पैसे देने हैं। सो दैट्स अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम जो आपने वहां पर गुजारा। हम बड़ी एग्जांपल्स देते हैं जी, मोटरवे की बड़ी अच्छी है, देनी भी चाहिए। कमिंग टू द पॉइंट, जब तक मेरा थाना ठीक नहीं होगा, जब तक मुझे वहां का एटीट्यूड में एड्रेस नहीं कर सकूंगा, तो मेरे लिए बाकी सारा इन वेन है। ये जो हमारी डॉल्फिन फोर्स है, PRU है, ट्रैफिक के हमारे वार्डन्स हैं, ये सारा दिन फिरते रहे। इन्होंने आपको और मुझे, अगर हमने वायलेशन किया है, हमें कहां लेकर जाना है? हमें लेकर जाना है थाने। थाने में हमने दोबारा उसी माइंडसेट को मिलना है। ये जितने मर्जी हमें अस्सलाम वालेकुम इस्लामाबाद जाए ना, तो इस्लामाबाद की पुलिस डॉल्फिन फोर्स भी अपना इमेज बरकरार नहीं रख सकी, वो भी उसी लाइन पे लगना शुरू हो गई। मैं आपको वही तो बता रहा हूं। मैं आपको मुश्तबा, ये चीज एज अ नेशन इस माशरे को समझनी पड़ेगी कि अगर तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें उसकी सजा मिलनी चाहिए। अगर हम गलत काम करेंगे तो फिर हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मुझे मुजतबा या औरंगजेब सोहरावर्दी साहब छुड़वाएं? अगर मैंने कोई गलत काम किया, आई शुड फेस द म्यूजिक। अगर मैंने अदालतों का भी काफी रोल है मुश्तबा। देख, मैं एक बात बताऊं, अदालतें एक नेक्स्ट लेवल है। आपकी बेसिक ग्रूमिंग तो ठीक हो यार, हमारी तो बेसिक ग्रूमिंग ही नहीं ठीक हो रही। हमारी बेसिक ग्रूमिंग ये है कि हमें ट्रैफिक वाला रोकता है, हम उसको 100 रुपया दे देते हैं, 200 दे देते हैं, चलो जाने दो। उसको आदत हो गई रोज का 1000 रुपया कमाने की। 1000-2000 वो कमाएगा, फिर ऊपर जाएंगे पैसे, फिर ऊपर जाएंगे। औरंगजेब साहब वाली बात बिल्कुल ठीक है, बहुत ईमानदार लोग हैं। मैं तो नाम लेना शुरू करूं शायद पूरा प्रोग्राम खत्म हो जाए। बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन मुझे आप एक चीज बताएं, ऑनेस्ट ने करना क्या है जब आपके नीचे करप्शन सारी बैठी हुई है? और करप्शन को एलिवेट करने वाला कौन है? मैं प्रेस का कार्ड लगा के जाता हूं और मैं कहता हूं किसी पुलिस वाले की जुर्रत क्या है मुझे रोके? मैं तो जी प्रेस में हूं, मैं मीडिया पे हूं, और अमूमन वो कार्ड भी खुद बने होते हैं। मुजतबा, अभी मैंने कल की बात सुनी है, एक बहुत प्राइम टाइम शो करते हैं 8 बजे का। एक तो वो क्योंकि मैं 8 बजे करता हूं इसलिए वो ज्यादा ही तकलीफ होती है। बहुत सीनियर, उन्होंने थाने जाके गालियां निकाली सिर्फ इसलिए कि उन्होंने वजीर आजम का इंटरव्यू कर लिया है। यार खुदा का खौफ खाएं आप लोग। आपने वजीर आजम का इंटरव्यू कर लिया तो आप थाने जाकर, वर्दी में वहां पर लोग हैं, उनको, उनके SP को और सारे सीनियर लोगों को गालियां निकालेंगे कि उन्होंने गाड़ी रोक ली आप लोगों की। यार मैं आपको ये बता रहा हूं, आप इस माइंडसेट को कैसे चेंज करोगे? ठीक है, ये माइंडसेट है चेंज होने वाला। कल्चर और माइंडसेट की भी बात है जी। औरंगजेब साहब आप रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे लेके फाइनल रिमार्क्स काजी साहब से लेना चाहूंगा। जी, आप देखिए ना ये तमाम गुफ्तगू से जो चीज सामने आ रही है, एक तो वो कि जी स्ट्रेटेजिक लेवल है और एक ऑपरेशनल लेवल है। दूसरा जो मंजूर साहब ने भी जिक्र किया और मैं भी उसको सपोर्ट करता हूं कि हमें आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात नहीं करनी चाहिए। हम जिस मुआशरे, जिस कल्चर का हिस्सा हैं, उसको जरूर जहन में रखना चाहिए कि हम पावर गेन इसीलिए करते हैं कि हम जाके अपने नाजायज कामों को पर्दा डाल सकें या उनको छुड़वा सकें। जिस तरीके पहले जिक्र होता था फिरौन का, अभी तो छोटे छोटे इतने फिरौन फिर रहे हैं जो कि पुलिस का काम डिस्टर्ब करते हैं, मुआशरे का काम डिस्टर्ब करते हैं। दूसरा आप देखिए कि अवाम का भी क्या रोल है कि जहां पे कोई गलत काम किया वहां पे कोशिश करेंगे कि रिश्वत दे के या पैसे दे के बच जाए।
तो खाली पुलिस को आइसोलेशन में कोई जजीरा नहीं है, पुलिस को आइसोलेशन में लेना ठीक बात नहीं है। ये तमाम के तमाम कल्चर और सिस्टम को बेहतर करना पड़ेगा। तो और मैंने जैसे पहले कहा, मेरा इस पे फर्म बिलीव है कि ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है जो हल ना हो सके। ठीक है, औरंगजेब साहब लास्ट क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं काजी साहब की तरफ जाऊंगा। कंक्लूडिंग इट ऑल, आपके नजदीक इस सिस्टम के बावजूद व्हाट इज द सॉल्यूशन, वेयर वी शुड स्टार्ट द रिफॉर्मिंग? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा कि या तो हुकूमत लेवल पे, पार्लियामेंट लेवल पे कोई इसकी उम्मीद जागे कि वो स्ट्रेटेजिक लेवल रिफॉर्म्स करें, एक्ट लेके आए, या जो ऑलरेडी एक्ट हैं उन्हीं को इंप्लीमेंट कर दें। लेकिन मेरा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी तरीके से पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स रियलाइज करें और ऑपरेशनल लेवल पे कम से कम चेंजेस लेके आए, जिसमें बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो पुलिस वालों के लिए इंसेंटिव्स की सूरत में हो सकती हैं, शाबाश की सूरत में हो सकती हैं, कोई अलाउंसेस की सूरत में हो सकती हैं, और कोई कैंपेन ऐसी शुरू की जाए कि शहरियों के दरमियान और पुलिस के दरमियान कोई थोड़ा सा राब्ता बेहतर हो, उनकी ट्रेनिंग पे ज्यादा तवज्जो दी जाए। उनके साथ खास तौर पे जिस चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये है कि आपस में जो तालमेल है सीनियर्स और जूनियर्स का, उसमें भी बहुत कमी है। जो एक आर्मी की आप बात कर रहे थे, आर्मी का कमांडर जो है वो अपने सिपाहियों के साथ मोर्चों में सोता जागता उठता बैठता है, उनके साथ फायरिंग करता है, उनके साथ खाना खाता है, उससे एक ताल्लुक डेवलप हो जाता है। इसी तरीके से जितने पुलिस ऑफिसर पुलिस में इस बात पे अमल करते हैं, अपने जवानों की इज्जत करते हैं, उनके करीब रहते हैं, यकीन कीजिए उन थानों की और उन डिवीजन्स की हालत काफी बेहतर होती। कम से कम ये छोटे छोटे इश्यूज जिन पे ना कोई पैसा लगना है ना टाइम लगना है, ये कम से कम शुरू किया जाए। ठीक है, काजी साहब आपसे आखिरी सवाल यही कि सिस्टम को चैलेंज करना तो हमारे बस में नहीं है, एज योर सजेशंस कहां से आगाज करना चाहिए पुलिस की रिफॉर्मिंग का जो पॉसिबल है सिस्टम में? मुज्तबा, मैं इस चीज को थोड़ा सा, एक मेरा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। मैं बिल्कुल नहीं मान सकता कि हम इसको चैलेंज नहीं कर सकते। हम इसको चैलेंज कर सकते हैं और हमें इसको चैलेंज करना चाहिए। आप जब इसको हर लेवल के ऊपर हाईलाइट करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली चैलेंज होगा। ये नहीं हो सकता। हम लोग इस चीज से, मैं आपको एक चीज बताऊं, 65% यूथ है पाकिस्तान की। आप यूथ को डिरेल कर देंगे अगर आप उनको कहेंगे कि हम इस निजाम को नहीं बदल सकते। एक एक शख्स की ये जिम्मेदारी है कि वो इस निजाम को बदले। और मैं आपको एक चीज बताऊं, हमने जिसको वोट दिया आप उससे पूछें कि क्यों नहीं तुम निजाम बदल रहे हो। मेरे पास ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि जी वो पिछले खा गए और पिछले खराब कर गए और मैं कुछ नहीं कर सका। ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आपने खैबर पख्तूनख्वा ठीक करने की कोशिश की, जब तक आपने करने की कोशिश की वो हुआ ठीक। आपको पंजाब में जब ठीक करने का आया तो आप मसलतों में आ गए। आपने कहा हो हमसे फलाना नाराज हो जाएगा, हमसे फलाना नाराज हो जाएगा। आप जाने दें हुकूमत अगर जाती है, लेकिन हमने अल्लाह के सामने भी तो कुछ जवाब देना है। हम ये जवाब देंगे कि अल्लाह ताला, मेरा वोट बैंक निकल रहा था तो मैंने इसलिए इंसाफ नहीं कर सका। मेरा वोट बैंक निकल रहा था इसलिए गरीब मर गया सड़क के ऊपर। मेरा वोट बैंक निकल रहा था इसलिए दहशतगर्दी हो गई। सर ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, मैं इस चीज का बड़ा स्ट्रांगली सपोर्टर हूं। आप ये नहीं कह सकते कि आई एम गोइंग टू क्विट। दिस इज नॉट द वे। आप इसको एड्रेस करें। आप नहीं करेंगे तो आपसे अगले आने वाली नस्ल करेगी, लेकिन ये चीज एड्रेस होगी। ये पाकिस्तान इसलिए नहीं लिया कि हम लोग कॉम्प्रोमाइजेस पे बैठे रहे पूरी जिंदगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो हासिल गुफ्तगू ये कि पुलिस वाले भी जो है वो इसी सिस्टम का हिस्सा है। जिस तरह हम एक रेडी वाला करप्शन करने से बाज नहीं आता, वहीं से निकल के ये पुलिस वाले भी जाते हैं। इनकी करप्शन की, सिस्टम के खराब होने की एक बड़ी वजह इसकी पॉलिटिसाइज होना है, मर्जी की भर्तियां हैं, मेरिट का ना होना है, जो आज हमने गुफ्तगू की। और कंक्लूडिंग दिस ऑल, अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। जब तक हम लोग खुद इस निज़ाम के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, खुद इस निज़ाम को चैलेंज नहीं करेंगे और ये सारी बेज़ाब्तगियों को खुद इसके खिलाफ जंग शुरू नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। मैं दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, औरंगजेब साहब आपका और खुसूसी तौर पे मंसूर साहब आपका, कि आप लोग इस ब्रॉडकास्ट का हिस्सा बने। इसी के साथ आप सबसे इजाजत चाहेंगे। अपना और अपने पाकिस्तान का ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।